नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम पिछले 2 लेक्चर से हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था उसको आगे और बढ़ाते हैं। कुछ नंबर्स के बारे में 2-3 जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जुड़ी हैं वो भी आपको साथ में बताने वाला हूं। जो यूक्लिड विभाजन आपकी प्रमेयिका है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो अभी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल तक हमने जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर हमने प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। पैलिड्रोम संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया था और आपकी परफेक्ट संख्या उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए एक दो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं। फिर आपकी रियल नंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नए सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और उसके गुणधर्म हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मेंशन कर रखा है, तो उसे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रियल नंबर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपकी आती है त्रिक संख्या। देखिए ये नॉर्मल जानकारी, इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपकी नंबर सिस्टम है तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजें मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ट्रिपलेट सिंपल है, सब जानते हैं ट्रिपलेट नंबर क्या होती हैं। जानते हो ना सब? नहीं जानते तो अब जान जाओगे, कोई बात नहीं। ट्रिपलेट नंबर देखो क्या होती है, त्रिएक संख्या, यानी जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगे आप कह सकते हैं। यानी 2 संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या आप ऐड करते हैं तो उनके वर्ग के बराबर हो। 2 संख्याओं का वर्गों का योग जोड़ेंगे तो वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो ये आप जानते हैं। और ट्रिपलेट देखिए आपको कुछ प्रसिद्ध ट्रिपलेट है, तो सिंपल सी बात है वो आप याद रख सकते हैं। जैसे 3, 4, 5 हो गया। अब देखो 3 और इनका वर्ग करोगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो बराबर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर। तो यानी ये ट्रिपलेट हो गया। जो भी इस तरह का फॉलो करेगा वो आपका ट्रिपलेट होगा। 5, 12, 13 आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 25 प्लस का 144 बराबर क्या आएगा, 169। देखो ये 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर है ये। तो यानी जो भी आप 2 संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं और वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाता है तो वो एक आप ट्रिपलेट नंबर आपका होता है, और यही आपने यहाँ पर देखा है। तो डेफिनेशन वगैरह की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए इसको आराम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल चीजें हैं। त्रिकोणीय संख्या, आगे देखो जो त्रिकोणीय संख्या देखो क्या होगी, ट्राइएंगल नंबर। ये कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, बाकी ये सिंपल है, आपने सबने जान रखा है ये क्या होती हैं। त्रिकोणीय संख्याएं सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। त्रिकोणीय संख्याएं या फिर ट्राइएंगल नंबर आप कह सकते हैं। क्या होती हैं, यानी वे संख्याएं जो त्रिभुज का निर्माण करें, वे संख्याएं जो एक त्रिभुज का निर्माण करें, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, 1 मिनट, क्या कहलाएंगी, ट्राइएंगल नंबर कहलाएंगी। अब देखो कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ट्राइएंगल नंबर यानी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं, लिख सकते हैं त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं। त्रिभुज की तरह, एग्जाम्पल के बारे में भी हम बात करेंगे। त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं, त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं। त्रिभुज की तरह रचना करने वाली, देखो कौन सी, सबसे पहले जो 1 नंबर है, देखो 1 संख्या, देखो ये पॉइंट से आपको देख रहे हैं कि कौन सा ट्राइएंगल बनाता है। अगर मैं 3 की बात करूं, देखो 3, देखो ये ट्राइएंगल बन रहा है ना तीनों से, या थोड़ा बड़ा लिखूं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। देखो 1 तो यहां पर ये रहा आपका 1, देखो 1 भी आपका ट्राइएंगल बनाता है। अगर मैं 3 की बात करूं, ये चीजें आपने पढ़ी तो है ना, ये देखो 3, ये भी देखो क्या ट्राइएंगल बनाता है। जो संख्याएं आपकी ट्राइएंगल बनाएंगी वे सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी ट्राइएंगल नंबर्स होंगी। बात करूं मैं 6 पॉइंटों की, तो यहां पर देखो 6 पॉइंट भी आपका ट्राइएंगल बनाएगा। तो ऊपर से आप नीचे से आप बढ़ाते जाएं या फिर ऊपर से आप कम करते जाएं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप देखो यहां से 6 नंबर लेते हैं, 3 हो गई। अब देखो इसके बाद आपको 3 और लेनी है, अब ऐसी आ जाएंगी 3, ये कितनी बन गई, 6 संख्याएं। और ये देखो ये त्रिभुज का रचना कर रही है ना, त्रिभुज की रचना कर रही हैं। 6 के बाद देखो यहां पर
इन नंबर्स के अंदर एक एक अंतराल बढ़ता जाएगा। यहाँ अंतराल कितना है इनके बीच में, 3 और 2, 3 और 1 के बीच में 2 का अंतराल, 3 और 6 के बीच में 3 का अंतराल। अब एक एक अंतराल प्लस होता जाएगा, प्लस आगे वाले के अंदर 4 का अंतर आएगा, तो 6 के बाद में 4 वाला अंतर क्या होगा, 10 होगा। तो यानी 10 भी आपका ट्राइंगल बनाएगा। ऐसे ही आप संख्या मान सकते हैं। यहाँ पर देखो 1, फिर ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, थोड़े थोड़े आगे बढ़ाते जाओ। ये देखो यहाँ पर ये आपका त्रिभुज बनाएगी ये सारी संख्याएं, तो यानी जो आपका त्रिभुज बनाएगी। फिर ऐसे ही 5 का अंतर आ जाएगा, 15। तो एक लाइन आप लिख लेना, जो ट्रिपलेट नंबर जो ट्राइंगल नंबर हैं उनके बीच में एक एक का अंतर बढ़ता जाता है, हर बार एक एक का अंतर बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पर एक पहला पॉइंट है वो त्रिभुज बनाता है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा देखो 3 पर बनाएगा, 3 में अंतर कितना है, 2 के में 2 का। उसके बाद 6 पर बनाएगा, 6 में अंतर कितना हो गया, 4 का, एक एक अंतर प्लस हो रहा है। ऐसे ही आगे वाले में फिर आपका 4 का हो गया, आगे वाले में 5 का अंतर हो गया। ऐसे ही आगे वाले में 6 का, यानी 15 के बाद में कौन सा आएगा, शाबाश 21 आएगा, 15 और 6 21। तो ये आपकी क्या होती हैं, ट्राइंगल नंबर। तो एक नोट लगाकर आप लिख सकते हैं, इनका अंतर 1 से अधिक होता जाता है। इनका अंतर नीचे तक दिख रहा है क्या, इनका अंतर 1 से अधिक होता जाता है, 1 से अधिक होता जाता है। बस ये लिखो। फिर आगे रियल नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फटाफट लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया ना। अब देखो रियल नंबर के बारे में हम बात करते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब देखो आप सभी जानते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर सारी संख्याएं शामिल हो जाती हैं, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय प्लस अप्रीमेय संख्याओं का समुच्चय है, आप कह सकते हैं क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, कितने नंबर, जितने भी नंबर हैं 17 18 आ गया होगा, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। बता दो डेफिनेशन क्या होती है, यानी इसमें क्या होगा, सारी संख्याएं वो शामिल हो जाएंगी। कौन सी बताओ, प्रीमियम भी होगी, अप्रीमियम भी होगी, पॉइंटों वाली भी होगी, प्लस वाली भी होगी, माइनस वाली भी होगी, सारी संख्याएं इसके अंदर शामिल होंगी। तो आप लिख सकते हैं प्रीमिय डेफिनेशन। कई बार देखो स्पेशल आपके सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है इसको, तो अच्छे से आपको पढ़ना है इस चीज़ को। देखिए एक एक छोटी छोटी बातें आपको यही पूछी जाएंगी, ज़्यादा और कुछ नहीं इसके अंदर ना। क्या क्या पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा, प्रीमिय व अप्रीमिय, प्रीमिय व अप्रीमिय संख्याओं का समुच्चय, प्रीमिय व अप्रीमिय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। प्रीमिय व अप्रीमिय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी इसे किस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आर द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपसे आर पॉजिटिव पूछ ले, आर पॉजिटिव क्या होगा, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या। क्या है ये, धनात्मक वास्तविक संख्या। तो इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, धनात्मक वास्तविक संख्या आपकी शामिल होगी, वास्तविक संख्या। आर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, धनात्मक वास्तविक संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यानी इसके अंदर आपकी जो पॉजिटिव नंबर है एक्स, एक्स बिलोंग टू आर से बिलोंग करेगा। और ये संख्याएं आपकी कैसी होनी चाहिए, ताकि एक्स है, एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 0 से बड़ा है तभी तो आपकी धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, अगर 0 से छोटा हो गया तो माइनस वाली आएंगी। तो उसके अंदर आप क्या कहोगे, आर नेगेटिव, क्या ऋणात्मक वास्तविक संख्या। इसके अंदर 0 से छोटी वाली संख्याएं आ जाएंगी, 0 से छोटी वाली संख्याएं, यानी r माइनस कह सकते हैं। और यहाँ पर x बिलोंग टू r, ताकि x है वो लेस देन 0 हो। अगर मैं बात करूं, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, अगर मैं बात करूं अशून्य वास्तविक संख्या, यानी जो शून्य नहीं है, 0 नहीं है, कहाँ बात करेंगे हम ऐसी, यहाँ बात कर लेंगे।
नीचे तो दिखेगा, दिख रहा है, कोई बात नहीं। अशून्य वास्तविक संख्या, अब अशून्य यानी बस जीरो को छोड़कर आर में से अगर आप जीरो घटा देते हैं, बाकी जो संख्याएं आएंगी वो आपकी क्या होगी, शून्य वास्तविक संख्या होगी। तो इसको डेफिनेशन लिख लो, वास्तविक संख्याएं। अब इसके प्रॉपर्टीज आती हैं आगे, किसके क्या गुणधर्म होते हैं, यानी ये स्पेशल मेंशन कर रखा है टॉपिक के अंदर। तो वो सारी जो इसके अंदर ऑपरेशन लगते हैं, संक्रियाएं लगते हैं, तो वो सारी हम बात करेंगे। क्या आपका संवृत होता है, तस्मक, ये सारी चीजें आपने ग्रुप थ्योरी वाली बुक के अंदर भी चीजें पढ़ी हैं और लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं, सेट के अंदर भी चीजें पढ़ी हैं। तो यानी वो सारी चीजें, बंटनता, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, निरसन नियम, ये सारी चीजें आपने कैंसिलेशन लॉ इंग्लिश में कहेंगे, तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं। बस वही आपको मैं रिपीट करने वाला हूँ। इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा कुछ खास नहीं है इन चीजों में, सरल सरल है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझ में तो आ रही है ना चीजें? साथ साथ में कमेंट लिख दिया करो कि हाँ मैं बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म। वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके हर चीज पढ़ने वाले हैं। बस यही चीजें पूछी जाएंगी, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, बस यही चीज़ें आती हैं। देखिए आगे हैं वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म। वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म, इंग्लिश में क्या कहोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिंपल है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है संवृत, क्लोज्ड। अर्थ सभी जानते हैं इसका, मुझे पता है। क्लोज्ड नहीं जानते तो अब सीख जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए संवृत प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए इसमें रियल नंबर की प्लस संक्रिया, गुणा संक्रिया, दोनों के लिए चीजें हम बताने वाले हैं। तो देखिए जो क्लोज प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर आपका ए कोई अवयव है, कोई भी अवयव हो सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से करना चाहिए। बी आपका कोई अवयव है, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर आप इनके मध्य प्लस वाली संक्रिया लगाते हैं, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ते हैं, तो जो रिजल्ट आपका आता है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। समझे क्या बात को? यानी ए है आपकी कोई नंबर है, वो आपकी रियल नंबर से बिलोंग करती है, बी भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है, दोनों रियल नंबर से अलग अलग बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों के मध्य प्लस संक्रिया लगाते हैं, जोड़ते हैं, दोनों ये प्रॉपर्टीज आपकी अगर ये रियल नंबर से आती हैं, वास्तविक संख्याओं से आती हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी वो होगी क्लोज्ड, संवृत। दूसरी ये तो होगी प्लस संक्रिया के लिए। प्लस संक्रिया के लिए अगर मैं बात करूं गुणा संक्रिया के लिए, यानी ऐसा ही गुणा संक्रिया के लिए ए बिलोंग टू आर, बी बिलोंग टू आर, और अगर ए बी बिलोंग टू आर करता है, यानी इनका गुणन भी आपका आर से ही बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी संवृत यानी क्लोज प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखिए अब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। संख्या हो जाएगी आपके पास, देख लीजिए, मान लीजिए ए बराबर मैंने 2 मान लिया जो आर से बिलोंग करता है, दूसरा बी मैंने मान लिया, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 4 मान लीजिए, ये भी आर से बिलोंग करता है। अगर आप इनके मध्य प्लस ऑपरेशन लगाते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो ये कितना आएगा 6। अब बताओ 6 कहाँ से बिलोंग करेगा, 6 आर से ही तो बिलोंग करेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। संवृतता गुणधर्म ये पहला फॉलो करता है, यानी सीधी सी बात है कि ए बिलोंग टू आर है, 2 संख्याएं आपके पास बी बिलोंग टू आर हैं, तो उनका योग करते हैं, प्लस ऑपरेशन लगाते हैं, वो भी अगर आर से बिलोंग करता है तो आपकी ये क्लोज प्रॉपर्टी होगी। गुणन के लिए ऐसा ही, गुणन के लिए वो भी क्या होगी फिर आपकी क्लोज प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी होगी, लिख लो इस प्रॉपर्टी को, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2,
ये पहली प्रॉपर्टी है। नंबर 2, तत्समक अवयव आइडेंटिकल एलिमेंट, तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिकल एलिमेंट। नंबर 2, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं, या आइडेंटिकल एलिमेंट, एक ही बात है। तत्समक अवयव, अब देखो तत्समक अवयव की डेफिनेशन सुनिए कि एक ऐसा अवयव होता है, अगर प्लस संक्रिया के लिए आप ले रहे हैं तो यानी कोई भी आप ऑपरेशन लगाएं तो वापस आपको वही अवयव आ जाए, यानी आप कोई ए अवयव ले रहे हैं और तत्समक अवयव वह होगा यानी जिसके साथ आप ऑपरेशन करते हैं तो वापस वही अवयव आपको प्राप्त हो जाए, चाहे गुणन के लिए हो, योग के लिए हो। आप जानते हैं योग के लिए तत्समक क्या होता है, यानी ऐसा योग के लिए अगर आप योग करते हैं किसी संख्याओं, दो संख्याओं का, तो उनके लिए तत्समक क्या होगा, योग के लिए तत्समक 0 होता है। और गुणा के लिए देखिए चीजें आप जानते हैं इसलिए मैं आपको फटाफट करवा रहा हूं, ज्यादा इसमें टाइम लगाने वाली चीजें नहीं है। गुणा के लिए तत्समक, ये मैंने अच्छे से चीजें समझाई हैं। गुणा के लिए तत्समक दाओ यानी किससे, किसी संख्या को किससे गुणा कराएं कि वापस वही आ जाए, सीधा शर्त यही है। किस संख्या में क्या जोड़ें, यानी कोई संख्या है उसके अंदर क्या जोड़ें वापस वही आपको नंबर प्राप्त हो जाए। तो अगर आप 0 जोड़ते हैं तो वापस वही आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भी संख्या उदाहरण हम लेंगे, गुणा के लिए तत्समक क्या होगा, 1 होगा, यानी आप गुणा करवा रहे हैं किसी संख्या को 1 से तो वापस वही आप प्राप्त होगी। जोड़ रहे हैं 0 किसी में तो वापस वही आपको 0 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 नंबर है, 5 में आप 0 जोड़ेंगे तो वापस 5 ही तो प्राप्त होगा। तो ये 0 क्या हो गया, आपका तत्समक अवयव हो गया, तत्समक अवयव। और ऐसे ही गुणा के लिए अगर 5 के साथ आप 1 का गुणा कर रहे हैं तो वापस 5 ही प्राप्त होगा। तो 1 यहां पर क्या हो गया आपका तत्समक, या कह सकते हैं गुणन तत्समक कह सकते हैं आप इसे, और इसे क्या कहोगे, योग तत्समक। ठीक है, तो ये है आपका तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब देखो आगे तत्समक अवयव आता है तो उसके साथ साथ एक नाम और आता है प्रतिलोम अवयव, दूसरा नाम प्रतिलोम अवयव। इसे थोड़ा सा उल्ट मान सकते हैं आप, प्रतिलोम अवयव या फिर इनवर्स। ये प्रॉपर्टी चल रही है आपकी, रियल नंबर के गुणधर्म हम कर रहे हैं। नंबर 3 पर है प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव इंग्लिश के अंदर कहेंगे इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव या फिर इनवर्स एलिमेंट किसे कहेंगे, देखिए सीधी सी बात है, यानी किसी अवयव के साथ आप ऐसे अवयव का ऑपरेट करें जिससे आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। यानी जो आपका तत्समक अवयव था, मान लीजिए 2 आपके, एक एलिमेंट आपके पास है तो उस एलिमेंट के साथ आप ऐसे एलिमेंट का ऑपरेशन कीजिए, जोड़िए, या फिर गुणन कर रहे हैं तो गुणन के लिए कि वापस आपको उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। अब योग के लिए तत्समक क्या होता है, 0, यानी वापस आपको 0 प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 संख्या है आपके पास, ठीक है, और अब 2 में हम क्या जोड़ें, 2 में क्या जोड़ें कि उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, तत्समक अवयव यानी 0 प्राप्त हो जाए। अब 2 में हम क्या जोड़ सकते हैं कि इसका 0 प्राप्त हो जाए, आपको -2 जोड़ सकते हैं। देखो और कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जोड़ने में, बस केवल मात्र ये -2 ही है 2 के साथ जोड़ने में कि वापस आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो इससे आपका ये क्या प्राप्त हो गया, 0 तत्समक अवयव आपको वापस प्राप्त हो गया। ऐसे ही गुणा के लिए, गुणा के लिए आप किसकी गुणा कराएं कि आपको आइडेंटिकल एलिमेंट आपका प्राप्त हो जाए। गुणन के लिए आइडेंटिकल एलिमेंट होता है 1, कि आपको ऐसे एलिमेंट की गुणा करवानी है जिससे आपको गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी 1 प्राप्त हो जाए। तो यानी कौन सा अवयव है, 1/2, यानी इसका 1/2 करेंगे तो वापस आपको 1 प्राप्त हो गया। तो यानी ये जो अवयव आपने लिए हैं ये सारे क्या हैं, आपके प्रतिलोम अवयव। क्या है, प्रतिलोम अवयव। ये भी क्या है आपका प्रतिलोम, इंग्लिश में इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके तत्समक अवयव हैं, सॉरी प्रतिलोम अवयव हैं, कि जिनका किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऐसे एलिमेंट का ऑपरेशन करें जिससे आपको उसका आइडेंटिकल एलिमेंट प्राप्त हो जाए, तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो वो जो आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, जिसका ऑपरेशन आपने किया है जिसके साथ, वह अवयव आपका प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो लिख लो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रम विनिमयता के बारे में बात करते हैं। कम्यूटेटिव नंबर 4 पर है क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिव लॉ, सिंपल सी बात है, क्रम यानी क्रम आप विनिमयता यानी विनिमय क्रम आपस में बदल सकते हैं, यही कहता है क्रम विनिमयता लॉ। यानी अगर आप दो आपके पास रियल नंबर है, उनमें आप प्लस ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आप चाहे पहले किसी को जोड़ दें, पहले कोई संख्या जोड़ दी, दोबारा उसमें पलट कर आप जोड़ दें, यानी पहले तो आपने a प्लस बी जोड़ा तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, या फिर आप इनका क्रम बदलकर पहले b को जोड़ दें तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो दोनों समान होंगे। ये आपका वास्तविक संख्याओं का एक गुणधर्म है कि अगर आप क्रम बदलकर जोड़ते हैं तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा, और ऐसे गुणा करवाते हैं ए बी कराया तो वापिस बराबर किसके होगा, वो बी ए के, और a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस ए के। तो यानी क्रम विनिमयता नियम की पालना ये करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ की ये पालना करते हैं। तो समझ में आ गया, कोई भी संख्या आप लेकर उदाहरण देख सकते हैं। देखिए इसकी थ्योरी वगैरह है वो अच्छे से मैंने नोट्सों के अंदर लिख रखी है, तो आप देख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 प्लस 3 ले लीजिए, 8 आएगा। क्या आप इसका क्रम बदलते हैं, यानी 3 प्लस 5 करेंगे तो क्या 8 नहीं आएगा, क्या वही आएगा। 3 और 5 को गुणा करते हैं तो 15 आता है, क्या 5 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही तो आएगा। तो यानी यही बात है कि रियल नंबरों के जो गुणधर्म हैं उनमें आप क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं ये, और यहाँ पर आप अच्छे से एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है साहचर्यता की, एसोसिएटिव साहचर्यता। साहचर्यता एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी साहचर्यता। बोलो, सिंपल है कैसे। एसोसिएटिविटी क्या होती है, यानी आप तीन संख्याएं आपके पास ए बी सी बिलोंग टू आर कर रही हैं। अगर आप ऐसा देखिए, अब समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इन दो के मध्य ऑपरेशन लगा लो, इन दो को जोड़कर फिर तीसरे को जोड़ो, या फिर आप लास्ट दो को जोड़ दो और पहले को बाद में जोड़ो। यानी पहले तो पहले दो को जोड़कर तीसरा जोड़ो, फिर लास्ट दो जोड़ो और फिर उसके बाद पहला ऑपरेशन लगाओ, तो रिजल्ट आपका समान आएगा। यही आपकी क्रम विनिमयता है। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 3 5 ये तीन संख्याएं हैं जो बिलोंग टू आर है। इनके लिए लगाते हैं 2 प्लस का 3 प्लस का 5। अब देखो ये जोड़ेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 5 और 5 10 आपका मान आया। अगर ये बराबर वाला और लगाऊं मैं, देखो क्या है बराबर वाला, 2 प्लस का 3 प्लस का 5, यानी पहले इन दोनों को जोड़ूं, पहले तो यहाँ ये इन दोनों को जोड़कर फिर बाद में जोड़ा। अब देखो 5 और 3 8, और फिर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, वापिस वही तो आया, दोनों इक्वल तो हैं। यानी ये एसोसिएटिव लॉ आपकी पालना होगी। उसके बाद है बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव। बंटनता क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर 6 पर है। बंटनता या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये पूछे जाएंगे भाई एग्जाम के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है इसमें से। बंटनता या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव सिंपल है, यानी आप ऐसा कर रहे हैं a डॉट बी प्लस सी, तो आप ये डॉट दोनों के साथ आपका लग जाएगा कैसे, a डॉट बी प्लस का b डॉट सी, ये आपकी बंटनता होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि 3 डॉट 5 प्लस का 2 ऐसा करते हैं, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, अलग अलग आप कर दो चाहे या जोड़कर कर दो, यानी 5 और 2 7, 7 ये 21। अलग अलग कर सकते हैं कैसे, 3 डॉट 5 प्लस का 2 है, तो आप अलग अलग यानी कैसे 3 डॉट 5 प्लस का 3 डॉट 2, तो रिजल्ट वही आएगा 15 प्लस का 6 बराबर 21, और यही 21। तो ये बंटनता है, यानी a डॉट बी प्लस सी बराबर होगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी के। तो ये आपकी बंटनता वाली प्रॉपर्टी हो गई।
उसके बाद एक नियम आता है निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ, उसके बारे में भी बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल है भाई चीजें, थोड़ा बस आपको रिवीजन करवा रहा हूं मैं। तो कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ, निरसन नियम, सीधी सी बात है, कोई दो राय नहीं इस बात के अंदर। निरसन नियम देखो क्या होगा, अगर ऐसा आपको दे a प्लस बी बराबर, अगर आए b प्लस सी, सॉरी a प्लस सी, तो निरसन ला नियम क्या कहता है, निरसन नियम क्या कहता है, यानी ए से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही कहना चाहता है ये। तो b बराबर आपका c प्राप्त होगा, बस ये कहना चाहता है, ये निरसन नियम है, सिंपल है। तो ये तो आपकी रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्याएं। क्या थी वास्तविक संख्याएं? प्रीमिय संख्या व अप्रीमिय संख्याओं का अगर आप योग होता है या समुच्चय कह सकते हैं, तो वो सारा समुच्चय क्या कहलाता है, आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहलाएगा। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपकी आती है वास्तविक संख्या होगी पूरी, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो इस निरसन नियम को, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कैंसलेशन लॉ हम पढ़ने वाले हैं आगे। कैंसलेशन लॉ तो पढ़ लिया, आगे इमेजिनरी नंबर पढ़ने वाले हैं, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, देखो ये संख्याएं वास्तव में संख्याएं विद्यमान नहीं होती हैं, क्योंकि हम केवल मात्र इनकी संख्याओं की कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसा मान आ जाए तो वो संख्याएं वो संख्याएं होंगी। तो ये वास्तव में संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए हम इसे काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर या फिर अवास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि हमें वास्तविक संख्याओं की बाद अवास्तविक संख्याओं की जरूरत कैसे पड़ी, कैसे हमने इसे डिफाइन किया। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, कैसे हमें जरूरत पड़ी अवास्तविक संख्याओं की, पहले इसके बारे में बात करते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं। देखिए अगर मैं x प्लस 1 ऐसे करता हूं बराबर 0 करता हूं, एक चीज है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 0 करता हूं, एक करता हूं मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको मान मिल जाएगा x माइनस का 1, ठीक है, जो डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या है, ये आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वास्तविक संख्या ही आपकी होगी। अगर मैं इसकी बात करूं एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो एक्स स्क्वेयर बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस का x बराबर आ गया प्लस माइनस का 1, तो ये भी क्या है, आपकी वास्तविक संख्या ही है। लेकिन इसकी बात करते हैं हम, तो एक्स स्क्वेयर बराबर देखो बाहर करेंगे -1 आ गया, x बराबर करेंगे तो रूट के अंदर -1 आ गया भाई, प्लस माइनस रूट के अंदर आपका -1 आ गया। अब ऐसी कोई भी संख्या आपने पढ़ी है क्या जिसके अंदर रूट के अंदर माइनस था? वास्तविक संख्याएं, हमने इतनी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, हमने परिमेय संख्याएं सब कुछ हमने पढ़ लिया, वास्तविक संख्याएं भी पढ़ लिया हमने, जो सभी संख्याएं जिसके अंदर विद्यमान होती हैं, तो उनके अंदर हमने क्या ऐसी कोई चीज पढ़ी है कि जिसके अंदर आपको रूट के अंदर माइनस मिल जाए? तो ऐसी संख्या हमने नहीं पढ़ी। तो ये सारी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस होती हैं, रूट -1, रूट -2 हो गया, रूट -3 हो गया, जितनी भी ये संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। बस केवल मात्र हम इनकी कल्पना कर सकते हैं, बाकी इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी संख्याएं आपकी इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। डेफिनेशन कह सकते हैं कि इनका ऋणात्मक जो मूल है, ऋणात्मक वर्गमूल परिभाषित नहीं होता, ऋणात्मक वर्गमूल परिभाषित नहीं होता, तो इन्हें आप क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो ये आपकी सारी अवास्तविक संख्याएं होगी। अब देखो, इसे आयलर नामक वैज्ञानिक ने डिफाइन किया था और उसके नाम पर इसे आयोटा कहा जाने लगा, आयोटा। और आयोटा को हम व्यक्त करते हैं, देखो इस द्वारा, ये क्या है आपका आयोटा, आयोटा। अब इसके कुछ मान है आयोटा के, जैसे अगर आप आयोटा की स्क्वायर करते हैं, ये आपने चीजें पढ़ी है, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। आयोटा की क्यूब करते हैं तो माइनस का आयोटा आता है, और आयोटा की पावर 4 करते हैं तो आपके पास 1 आता है।
आयोटा की पावर 4 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे ये पूछ ले कि आपसे आयोटा की पावर 200 का मान कितना होगा, आयोटा की पावर 200 का मान कितना होगा, तो देखिए ऐसा निकालने के लिए आपको 4 से भाग दे देना है। पहले 4 से भाग देंगे, 4 पंजे, देखो यहाँ पर जो भी संख्याएं आए, जैसे आपको यहाँ पर 4 का भाग देना है यहाँ से, यानी 4 के पूर्णांक के रूप में आप लिख सकते हैं, 4 की पावर के रूप में, या 4 का आप भाग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी आपके पास यहाँ पर 4 रहनी चाहिए और संख्याएं आपकी आगे आ जाएंगी। तो यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 50 सौ के 250 लिख सकते हैं ना। ये देखो ब्रैकेट के अंदर है तो ये आपकी गुणा हो जाएगी, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसका मान क्या होगा, देखो आयोटा की पावर 4 का मान 1, 1 की पावर 50 कितनी भी करो एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये आपका मान हो जाएगा आयोटा वाली संख्याओं का। और भी आप देख सकते हैं, आयोटा की पावर 102 का मान बता दो, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 दुए, यहाँ पर देखिए जो भी संख्याएं बचती हैं कितना भाग जाता है, 4 का भाग देखो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 2500 के 100, यानी 2 बच जाएगा। आयोटा की पावर 2 यहाँ पर इसके अंदर शेष रहेगी। और आयोटा की पावर 2 का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पर ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी मान का, जो भी यहाँ पर आपको शेषफल मिलेगा। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं आप कर रहे हैं, ये सारी क्या होती हैं, ये आपने पढ़ा है आयोटा। ये सारी संख्याएं जो आपने अभी रिजल्ट्स निकाले हैं, अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सभी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये होने के बाद देखिए आगे आती है सम्मिश्र संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बना लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, साथ में थोड़ा बहुत लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सम्मिश्र संख्या के बारे में हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, यानी सम्मिश्र संख्या देखिए आपको पता है कि z बराबर इस रूप में हो, a प्लस आयोटा b, इस रूप में संख्याएं होती हैं, उन्हें आप सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। a यहाँ पर क्या होती है, रियल नंबर होती है, ये आपकी हो जाएगी, ये पूरा जो पार्ट है ये आपका इमेजिनरी होगा। और यहाँ पर a प्लस आयोटा b है, यहाँ से जो a और b बिलोंग करेंगे, a और b बिलोंग टू r आपके करेंगे, ठीक है। और आयोटा आपको पता ही है, आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा बराबर √-1। तो इस रूप में जो संख्याएं होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्याएं आपकी कहलाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर। z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रियल नंबर हो गई, इमेजिनरी नंबर हो गई, और a और b बिलोंग टू करेंगे r। अब इसी के अंदर एक और पार्ट आता है आपका गाउसीय पूर्णांक, गाउसीय पूर्णांक या फिर इसे कहेंगे गाउसियन इंटीजर, गाउसियन इंटीजर, गाउसीय पूर्णांक। सेम वही देखो, z बराबर, यहां भी आपका z बराबर a प्लस आयोटा b होगा, लेकिन यहां तो ये a और b रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन जो गाउसीय पूर्णांक हैं उसके अंदर जो आपके a और b हैं वो कहां से बिलोंग करेंगे, वो बिलोंग करेंगे आपके z से।
यानी पूर्णांक संख्याओं से। अब रियल नंबर इसके अंदर नहीं आएगी, पॉइंटों वाली संख्या नहीं आएगी, केवल मात्र पूर्णांक आपके यहाँ पर लिए जाएंगे। यानी जो ए बी है बिलोंग टू कहाँ से करेंगे, z से करेंगे, और इस z को ही आप यानी कह सकते हैं इस पूरी नंबर को, यानी ये आप और भी कुछ संख्या मान सकते हैं यहाँ पर चाहें तो, जो भी आप i बराबर मान लीजिए। तो ये आपकी क्या होगी, गाउसीय पूर्णांक संख्या होगी, गाउसीय पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गई ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, गाउसियन पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो दोनों आप अच्छे से लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं। देखो वैसे तो इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर। किस रूप में होती है, ये पूछ सकता है, गाउसीय पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी ये ना पूछे तो ये पूछ लेगा, कोई ना कोई तो कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जो चीज़ें सिलेबस के अंदर देर की हैं वो चीज़ें हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और ना ही मैं छुटाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो आगे आता है, इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं, अन्य प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, गुणनखंड से संबंध में आते हैं। एक आपका नया यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो जोड़ रखा है, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये बदला हुआ नाम है, बाकी चीज़ें वही है आपकी। भाज्य बराबर आपका जो भी आपके पास आता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड डिवाइडर लेमा कह सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर। अब देखो, अब बात करते हैं हम अन्य प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में, वर्गों का योग, घनों का योग, ये जो आप करते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। अन्य प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग बात करते हैं हम। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का योग, यानी जो सीधी आपकी संख्याएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी जैसे आपको ये संख्याएं दे दे, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का, थोड़ी सी जानकारी लेनी है आपको, ज़्यादा कुछ खास नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये आगे तक आपका बढ़ता जा रहा है, यानी अंत तक आपका ये आ रहा है। तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना है, n इंटू n प्लस 1/2, ये प्राकृत संख्याओं का योग होता है। कुछ भी संख्या आपको दे दे, यहां पर कह दे कि क्वेश्चन कह दे कि 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सी बात कह दी इसने, तो 1 से 50 तक जो संख्याएं आएंगी प्राकृत संख्याएं, उन सभी का आपको योग ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल बात है। देखो n बराबर आपके पास क्या हो गया, 50 हो गया, तो फॉर्मूला ये रहा आपके पास। ये फॉर्मूले के अंदर मान रखो 50 इंटू 51 यहाँ पर आ जाएगा, 2 का भाग 25 आप भाग देंगे, और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट है वो आप गुणा करा सकते हैं। देखो इसको गुणा कराएंगे तो टोटल 1275 मेरे ख्याल से आ गया, 1275 आएगा या ज़्यादा आएगा, हाँ इतना ही आएगा, 1275 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके बाद फिर उसके बाद प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। लिख लो साथ में, लिखना चाहते हैं तो ये बस फॉर्मूले लिख लो, और तो क्या लिखने की जरूरत है। ये फॉर्मूले याद रख लेना भाई, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। देखो वही फॉर्मूला क्या होगा, यानी संख्या आपको दे दी ऐसे 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, ऐसे ये संख्याएं आपकी बढ़ती जा रही हैं, और कहाँ तक हैं, n स्क्वायर तक, यानी 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ऐसे आपकी जो नंबर हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, n स्क्वायर तक।
तो ये देखिए आपकी स्क्वायर के रूप में होगी, यानी n वर्गों का हो गया। अब इनके रूप में जो सीधी थी आपकी n प्राकृत संख्या उनका तो आपने योग बता दिया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा। अब इनका योग क्या होता है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला इसके अंदर n प्लस वन इतना तो सेम है, लेकिन 2n प्लस वन बाई 6 का भाग देंगे तो ये आपका क्या आ गया, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। किसका आ गया, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। और क्या आया है, n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन बाई 6। क्वेश्चन कर सकते हैं आप कोई सा भी, देखिए 10 तक ले लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है 10 स्क्वायर, यानी n का मान कितना हो गया यहाँ पर 10 आ गया। अब ये देखो यहाँ पर निकाल सकते हैं आप 10 इंटू 11 एक जुड़ गया, और यहाँ पर इंटू में कितना आ जाएगा, देखो 10 दुए 20 और एक 21 बाई 6 यहाँ पर आ गया। देखिए जो कट रहा है 2 से ये काट दीजिए, 5 2 तिया 6 3 सत्ते 21 यहाँ पर आ गया। और 35 को 11 से आपको गुणा करना है, 35 को देखो 35 इंटू 11 आएगा तो 5 5 55, 11 तिये 33 और 5 38, 385 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 385। तो ये हो गया। अब देखो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये आपने समझ लिया ना, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग सीख लिया। अब देखो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता, n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग वही देखो क्यूब के रूप में आपके मिलेंगी, 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस का 4 क्यूब, ऐसे ही बढ़ता जाएगा और कहाँ तक n क्यूब तक आपका आएगा, n क्यूब तक बढ़ता जाएगा। अब देखो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर घनों का है, तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इतना तो था प्राकृत संख्याओं का, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका घनों का योग आ गया। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बस देख लीजिए कोई भी बात नहीं, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब और प्लस का 7 क्यूब, यहाँ तक आप n बराबर 7 यहाँ पर आपका है। तो सेम वही तरीका यहाँ पर, बस जोड़ना है, यहाँ पर n का मान रखना है 7 इंटू में 7 प्लस 1 8 आ गया, नीचे 2 का भाग और इसकी है स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 2 चौके 8 7 चौके 28। अब 28 की स्क्वायर पता है आपको 784 होगी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके हो गए दोस्तों, संख्याओं के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर छोटी छोटी चीज़ हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा रोजाना आपके लिए लाते हैं। रोजाना डेली 2 क्लासेज आपकी होती हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।